नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, खबरें फटाफट अंदाज में भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की, क्योंकि इस युद्ध के बीच अब रूसी सेना का टारगेट पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका है। अगर यूक्रेन डोनबास को खो देता है तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वो कैसे, देखिए एक मिनट। यूरोप का पूर्वी हिस्सा इस वक्त तनाव से जूझ रहा है। 2 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो कि बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अब ये युद्ध अपने दूसरे दौर में प्रवेश कर चुका है। रूसी सेना कीव से पीछे हट रही है और अब उसका टारगेट पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका है। वो इस क्षेत्र पर कब्जा कर इसे क्रीमिया से जोड़ना चाहते हैं, जिस पर पहले ही 2014 में रूस कब्जा कर चुका है। लेकिन अगर डोनबास पर रूस का कब्जा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक बात होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन को उसके सबसे उपजाऊ इलाके और प्रमुख निर्यात केंद्र से काटने से वैश्विक खाद्य निर्यात पर असर पड़ेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं के दामों को बढ़ा दिया है, जो कि इस युद्ध के वैश्विक प्रभावों में सबसे प्रमुख है। अब रूस का फोकस पूर्वी यूक्रेन के सैन्य अभियान पर है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेनी बंदरगाहों और बड़े पैमानों पर उपजाऊ भूमि पर रूस का कब्जा यूक्रेन के खाद्य निर्यात पर असर डालेगा, जो पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा, क्योंकि डोनबास से खाद्य वस्तुएं पूरी दुनिया में पहुँचती है। जिस तरीके से रूस की पहले से ही नजर डोनबास शहर पर टिकी हुई है, अगर डोनबास रूस के कब्जे में आ जाता है तो जाहिर सी बात है रूस कहीं ना कहीं युद्ध विराम की दिशा में भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच भी यूक्रेन देने के लिए तैयार नहीं है। उधर देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है, जिससे केंद्र की परेशानी बढ़ गई है। पीएम मोदी 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कोविड की बढ़ती स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों की इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। कोविड समीक्षा बैठक में पीएम मोदी देश की जनता को एक बूस्टर डोज को मुफ्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले भी देश में कोविड की जमीनी हालात को समझने के लिए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के साथ कई बार बैठकें की हैं। गौरतलब है कि रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2593 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की कुल संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय भी है और इसी दिशा में प्रधानमंत्री की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। उधर भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में फिर से कमाल कर दिखाया। रविवार को हरियाणा की बेटी रिद्धि ने देश का नाम रोशन किया, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। भारत ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप चरण 1 में तब दूसरा गोल्ड मेडल पदक जीता जब रविवार को तरणदीप राय और रिद्धि कौर की मिश्रित टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शूट ऑफ में ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। ग्वांगजू एशियाई खेल 2010 में रजत पदक जीतने वाले 38 साल के राय का वर्ल्ड कप में पहला मिश्रित टीम पदक है। 17 साल की रिद्धि का ये वर्ल्ड कप में पहला पदक है। इस जोड़ी ने शानदार जज्बा दिखाते हुए 2 बार पिछड़ने के बाद जीत दर्ज की है। दूसरी ओर हरियाणा की बेटी रिद्धि को तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जीतने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा, हरियाणा की बेटी रिद्धि को तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने पर एवं पूरे विश्व में भारत का नाम चमकाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। भविष्य में भी आप अपने खेल कौशल से देश का नाम यूं ही रोशन करती रहे, ऐसी कामना करता हूँ। तीरंदाजी की बात हो, कुश्ती की बात हो, इस वक्त हमारे एथलीट्स लगातार एक के बाद एक देश का नाम रोशन करने की दिशा में मेडल अपनी झोली में डालने का काम कर रहे हैं। उधर राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन 13 से 15 मई तक होगा। वहीं इसके लिए एक कमेटी का आयोजन किया गया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के संयोजक होंगे। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के आयोजन की तारीख सामने आ गई है।
चिंतन शिविर का आयोजन 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में होगा। इस दौरान किसानों और खेती किसानी के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस काम के लिए एक कमेटी बनाई गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के संयोजक होंगे। कांग्रेस की तरफ से पत्र के माध्यम से चिंतन शिविर को लेकर जानकारी दी गई है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने 3 दिवसीय उदयपुर में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि किसान और कृषि मामलों पर चर्चा का नेतृत्व किया जा सके। चलिए बात करते हैं कि कमेटी में कौन कौन नेता शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। टी.एस. सिंहदेव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा, अरुण यादव, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, श्रीमती गीता कोरा, अजय कुमार लल्लू इस कमेटी में शामिल होंगे। पार्टी ने कांग्रेस महासचिव से अनुरोध किया है कि सदस्यों को सूचित करें और इस विषय के संबंध में कागजात तैयार करने के लिए जल्द से जल्द समिति की बैठक बुलाएं। दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक जो बैठकों में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में चिंतन शिविर से किस तरीके की बातें निकलकर सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में किसानों को कोई परेशानी नहीं, अगर किसान की पेमेंट 72 घंटे के भीतर नहीं हो रही है तो उन्हें ब्याज दिलाने का काम करूंगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्म दिवस पर फरीदाबाद पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडियों में फसल उठाने की परेशानी को नकारा और कहा कि 300-400 मंडियों में से सिर्फ 1-2 मंडियों में उठान दिक्कत हो रही है, जबकि बाकी की सभी मंडियों में उठान हो चुका है। किसान खुश हैं और किसानों को पेमेंट भी हो रही है। इसके अलावा जिन किसानों की 72 घंटे में पेमेंट नहीं हुई तो उन्हें ब्याज दिलाने का काम करूँगा। 300-400 मंडियों में से 1-2 मंडी में समस्या थी। सारी मंडियाँ आमतौर पर उठान हो चुका है, खाली हो चुका है, अराइवल भी कम हो गई है, पेमेंट हम साथ साथ कर रहे हैं और किसान खुश है। किसान को इस बार ऑल टाइम हाई भाव हर चीज़ का मिल रहा है। कपास का भाव 12,000-11,000 रुपये है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार रुपये है, धान का भाव 4800 रुपये है, जौ का भाव 3,000 रुपये के आसपास है। उन्होंने कहा कि कपास, धान और गेहूं की फसलों के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और आज कांग्रेसी नेता प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। वैसे भी इस बार हरियाणा सरकार ने खरीद को लेकर पूरी तरीके से तैयारी की और मंडियों में वो व्यवस्था नजर भी आई। हालांकि जो बड़ी बात कही गई है कि अगर किसी की पेमेंट 72 घंटे के अंदर नहीं आई है तो उसे ब्याज भी देने का काम करवाया जाएगा। उधर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की इस फूट पर करारा वार किया है और केंद्र में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की जानकारी भी दी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ली और कहा कि जिनकी पार्टी में गुटबाजी रहती हो उस पार्टी के लोग कहां टिक पाते हैं। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में बेआबरू हो गए थे, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कुमारी शैलजा को कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी और उन्हें भी उनके अध्यक्ष पद से निकाल दिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में सभी लोग अपने अपने एजेंडे पर काम करते हैं, पार्टी के साथ मिलकर कोई काम नहीं करता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज लुप्त होती जा रही है। अक्टूबर को तो बड़े बेआबरू होकर उनके कोचे से निकाला, शैलजा को भी कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। अपने अपने एजेंडे के साथ कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की ये हालत बनी है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में होने वाले कार्यक्रम पर भी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर 21 लाख लोगों से संपर्क करेंगे। 2 लाख लोगों से 5 मई से 25 मई के बीच में संपर्क किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सभी नेताओं और लोकसभा सदस्य के साथ साथ बड़े नेताओं को दी जाएगी। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुँचाएंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तैयार हो गए हैं और इस दिशा में पार्टी हरियाणा में भी तैयारी कर रही है। उधर मौसम विभाग का क्या कहना है? आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरे हफ्ते दिल्ली के लोग लू से झुलसते रहेंगे। दिल्ली वालों के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि इस हफ्ते कुछ जगहों पर पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। आईएमडी के अनुसार 27 और 28 अप्रैल को सफदरजंग बेस स्टेशन का तापमान 23 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी के कुछ हिस्सों में दिन के वक्त पारा 45 से 46 डिग्री को भी छू सकता है।
इसका मतलब ये है कि अप्रैल में सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है। सब दर्जन में इस साल अभी तक सबसे ज्यादा तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 11 अप्रैल और 19 अप्रैल को दर्ज किया गया था। वहीं 21 अप्रैल 2017 के बाद से ये 2 दिन सबसे गर्म साबित हुए। लेकिन इस बार का अप्रैल कम से कम पिछले 10 साल का सबसे गर्म अप्रैल साबित हो सकता है। आईएमडी ने कहा कि अप्रैल के अंत तक उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में लू से गंभीर स्थिति बन सकती है। पूर्वी उत्तर भारत, ओडिशा, झारखंड, बिहार में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में भी काफी ज्यादा तापमान दर्ज किया जा सकता है। तो दिल्ली में बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाती हुई भी दिल्ली वासियों की नजर आ रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खबरें कुछ और भी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का है। नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कालका की कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला के कालका विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में नगर परिषद चुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित किया। गुर्जर ने कहा कि जल्द ही नगर परिषद के चुनाव घोषित हो सकते हैं, जिसको लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है। महिलाओं को चुनाव में 50% हिस्सेदारी देने के सवाल पर उनकी ओर से कहा गया कि हमने परिवर्तन की कोशिश की है, लेकिन ये मामला अदालत में चला गया है। एक रणनीति बनाई है और सभी मंत्रियों को 7 स्थान 7 स्थान दिए हैं कि वो वहाँ जाके प्रवास करेंगे। तो उसी में जितने भी आज प्रवास कराया वो यहाँ और इसमें ज़्यादातर कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनके साथ बातचीत करना, इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। 134 ए को लेकर कहा कि एक वक्त पर एक ही लागू रहेगा, या तो 134 ए या फिर RTE लगेगा, इसलिए 134 ए को हमने खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि RTE में फायदा था, जिसके चलते उसे लागू किया गया। हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर बल्लभगढ़ की बात करते हैं, जहां किसानों ने सही समय पर फसल की पेमेंट न मिलने के आरोप लगाए हैं, जिससे अनाज मंडी में बहुत कम किसान पहुंच रहे हैं। ट्रांसपोर्टर सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। बल्लभगढ़ में सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में न सिर्फ किसानों को परेशानी हो रही है, बल्कि मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसपोर्टर की कारगुजारियों के चलते बहादुरगढ़ की अनाज मंडी लगभग सूनी पड़ी है। किसान अपना गेहूं मंडी में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सरकार 72 घंटे में पेमेंट देने की जो बात कर रही है वो सच साबित नहीं हो रही। किसान या तो मंडी से बाहर ही अपना गेहूं बेच रहे हैं या फिर गेहूं को अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं मंडी में पहुंची है उसकी अभी तक की पेमेंट नहीं हो पाई है। ट्रांसपोर्टरों की मंडी से उठान न होना इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है और यही कारण है कि अब की बार 90,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। स्थिति बनी हुई है फिलहाल तो
कि ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा रहा और क्योंकि माल उठ के गोदाम में सरकार की खरीद एजेंसियों के गोदाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण किसान की पेमेंट भी लेट हो रही है। बल्लभगढ़ में सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में न सिर्फ किसान परेशान हैं, बल्कि मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहा। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ उन दावों की हकीकत है। किसानों को परेशानी का सामना बल्लभगढ़ में करना पड़ा है। उधर झज्जर की बात करते हैं, जहां एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पुलिस इस मामले की अब जांच में जुट गई है। जिस परिवार में मेहंदी की रस्में चल रही थी, जहां खुशियों से सराबोर होकर दूल्हे को घोड़ी चढ़ाने की तैयारी थी, उस परिवार में अचानक मातम छा गया, क्योंकि दूल्हे के पिता की हमलावरों ने नुकीले हथियार से हत्या की। मृतक बुजुर्ग का शव सुबाना रोड पर खून से लथपथ पाया गया। जानकारी मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर आए। सुमेर नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो दुगन गाँव के रहने वाले, करीब 60 साल उम्र है, और उनके शरीर पर काफ़ी किसी नुकीले हथियार से चोट मारी हुई। उनके लड़के की दरखास्त पर FIR दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। मामले में पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक के बेटे ने अपने ही रिश्तेदारों पर अपने पिता की हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक। एक परिवार जिसमें खुशियों का पल था, लेकिन एकाएक ये मातम में फंस। उधर बहादुरगढ़ में बदमाशों ने घर के बाहर आकर अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली है। तलाश पुलिस की लगातार जारी। बहादुरगढ़ के बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, इसीलिए बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ के असौदा टोडरान गांव का है, जहां बदमाशों ने एक घर के बाहर एक के बाद एक कई हवाई फायर किए और घर के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हवाई फायर करने की वारदात घर के बाहर लगे CCTV में कैद हुई। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हथियारबंद बदमाश घर के सामने पहुंचते हैं और एक के बाद एक कई गोलियां चलाते हैं। इतना ही नहीं, गोलियां चलाने के बाद बदमाश घर के अंदर घुसने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज से इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ को देखकर घर के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। झगड़े के संबंध में रिजोल्यूशन में ये फायरिंग की कार्रवाई की है। ये जो बदमाश इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे वांछित बदमाश हैं और इनके पीछे पुलिस पहले से भी लगी हुई है। उनकी अभी इनके बारे में हम लोग तलाश अभियान जारी किए हैं। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज में नजर आए 2 युवकों की पहचान कर ली है। दोनों असौदा गांव के रहने वाले हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कि पुलिस का खौफ जरा भी इन बदमाशों में नहीं है। हवाई फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी में निराशा हाथ लगती है तो इंसान टूट जाता है और किसी न किसी चीज की लत का आदी हो जाता है। फिलहाल उससे दूर जाना कितना मुश्किल होता है, ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिसार की रहने वाली शेलू, जो कभी बॉक्सिंग करती थी, जिसने स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर शेलू के पांव में इंजरी हुई तो गेम छोड़ना पड़ा। निराशा हाथ लगी। इस दौरान उसे मोबाइल की लत लग गई, जिसके चलते पूरा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी। इस दौरान शीलू के परिजनों ने लत को दूर करने का बहुत प्रयास किया। शीलू के मामा ने उसे काम शुरू करवाया। शीलू कैथल के एक पार्क के सामने हर्बल ग्रीन जूस का स्टॉल लगाती है, जिससे उसकी मोबाइल की लत भी छूट गई है। साथ ही लोगों के लिए मिसाल बनी है। लोगों को हर्बल ग्रीन जूस पिलाती है, लोगों से दुआएं देती है। बहुत खुशी मिलती है जब आगे कुछ जैसे लीवर के हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, फिर आगे 3-4 दिन में ही आके मेरे को ये बोलते हैं कि चलो मजा आ गया। अगर इंसान बुरी लत को छोड़कर अच्छा करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसा ही कुछ शीलू ने कर दिखाया है। बॉक्सिंग के गेम में नाकामी मिलने के बाद निराशा छोड़कर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वीरेंद्रपुरी, कैथल, खबरें अभी तक। तो निराशा है तो उम्मीदें हैं और ऐसे में उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। उधर रेवाड़ी में बंद दुकान में भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। रेवाड़ी के ब्रॉस मार्केट स्थित CSC सेंटर में भी आगजनी की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट के कारण CSC सेंटर में भीषण आग लग गई।
घटना में हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से शटर खोलकर आग पर काबू पाया। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये चीज आग लगी है। नुकसान तो समथिंग 2 से 2.5 के बीच में गया है जी हमारे, क्योंकि सारे सिस्टम थे, जो भी 3 प्रिंटर थे, सिस्टम थे, टेबल सब इसमें हो चुकी। इन्वर्टर भी हमारे खराब हो चुकी। मोबाइल रिपेयरिंग का काम था हमारे पास जी, वो मोबाइल भी रखे हुए थे, कुछ वैसे भी रखे थे, रिपेयरिंग करके वो भी रखे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं गर्मी के इस मौसम में सभी को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मियों के इस मौसम में आगजनी की घटनाएं वाकई बढ़ जाती हैं। एक बंद दुकान में आग लग गई, हजारों का नुकसान हो गया। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की। करनाल में नई अनाज मंडी रोड पर रात को कार में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। करनाल के नई अनाज मंडी रोड पर कार में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति का शव कंडक्टर सीट पर मिला है। गाड़ी से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई। मृतक की पहचान महेंद्र के रूप में हुई है, जो एग्रीकल्चर विभाग में ड्राइवर के पद पर सोनीपत में तैनात था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रविवार होने के कारण उनके पिता सुबह से ही घर से निकले हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। सूचना मिलने पर भी एक गाड़ी में जो कंडक्टर साइड लेफ्ट में आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, मौके पर हम पहुंच गए थे। एफएसएल टीम बुला लिया, एफएसएल टीम ने मौके पर निरीक्षण कर लिया। इस चीज को तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी। बहरहाल मामले में तफ्तीश जारी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आखिर ये युवक की हत्या की गई या फिर ये शव कैसे इस गाड़ी में मिला, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा। वहीं सिरसा में एक बस और साथ ही कार की भिड़ंत में कार में आग लगने से कार सवार की दर्दनाक मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिनों दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही भयानक मामला सिरसा के रानिया से सामने आया। रानिया के कैरवाला गांव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद अचानक कार में भीषण आग लग गई थी। इस दौरान कार में सवार एक व्यक्ति कार में फंस गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई और कार में बैठे शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि तब तक कार सवार शख्स की मौत हो चुकी थी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। देखना होगा कि जांच में हादसे की वजह क्या निकलकर सामने आती है। बस और कार की टक्कर और इसमें एक जिंदगी जिंदा चल गई। वाकई हैरान करने वाली बात है, लेकिन संभल कर चलना होगा अगर सड़क पर चलना है। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक रबड़ फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते यह भीषण आग लगी है। यह तस्वीर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के रघुवीर कॉलोनी स्थित एक रबड़ फैक्ट्री की है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग फैक्ट्री की छत के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जिस पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने फैक्ट्री में लगे फायर उपकरणों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया और इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन नहीं किया गया है। और वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने की टाइम हमारे टैबलेट के अंदर पंचकुला से हमारे पास 112 पे आई थी कॉल। उसके तुरंत बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उड़ के तो कोई गाड़ी आएगी नहीं। रास्ते में चलने में फायर ब्रिगेड में भी टाइम लगता है, पुलिस की गाड़ी को भी टाइम लगता है। जब तक आग बहुत लग चुकी थी, लेकिन आग ऊपर छत पे लगी है, नीचे कोई नुकसान नहीं है।
बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कंपनी के ऊपरी हिस्से में आग से नुकसान बताया गया है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।